माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल निजी ज़िंदगी बाय पवी। तो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप प्लॉट खरीदने वाले हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से दस्तावेज आप देखेंगे जिससे आपको पता चल सके कि आपके प्लॉट की ज़मीन विवादित है कि नहीं। अगर आपकी ज़मीन विवादित नहीं है फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हमें पता लग जाएगा कि हमारे साथ किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो गाइस, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि प्लॉट की पुरानी रजिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लॉट की पुरानी रजिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सेलर है उसका नाम है कि नहीं, ज़मीन जो एक्चुअल में वो बेच रहा है उतना वो ज़मीन का एरिया है कि नहीं। जल्दबाजी में आप ज़मीन मत खरीदिए। आपको ज़मीन की चौहद्दी पता होनी चाहिए, कितनी चौहद्दी क्या है, चौहद्दी के सामने क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सेलर का नाम है कि नहीं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप रजिस्ट्री से देख सकते हैं, रजिस्ट्री रजिस्टर्ड है कि नहीं, ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सारी भी चीज़ें देखनी चाहिए। पुरानी रजिस्ट्री होगी तो वो आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं मिलेगी, बट अगर रिसेंट की रजिस्ट्री है, पिछले कुछ 7-8 सालों की रजिस्ट्री है, 10 साल की रजिस्ट्री है, 10 साल पहले की रजिस्ट्री है, तो वो आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड मिल जाएगी। गाइस, सेकेंड जो पॉइंट है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री भी चेक करना चाहिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है, अगर विवादित रजिस्ट्री होगी तो वो ऑनलाइन पे शो नहीं करेगी, आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं मिलेगी। अगर जो रजिस्ट्री आपको ऑनलाइन शो हो रही है तो मान लीजिए वो रजिस्ट्री विवादित नहीं है, वो ज़मीन विवादित नहीं है, उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है। थर्ड जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि वास्तविक कब्जा किसका है। जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं उस पे मकान मालिक का कब्जा भी है कि नहीं है, वो आपको फर्जी में ज़मीन तो नहीं दे रहा है, आपसे आपको किसी प्रकार के धोखे में तो नहीं रख रहा है। बहुत सारे मकान मालिक होते हैं जो अपने किराएदार से 10 साल का एग्रीमेंट कर देते हैं, बाद में आपको वही मकान बेच देते हैं। साथ साथ में एग्रीमेंट भी किया होता है, आपको एग्रीमेंट के बारे में पता नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका कब्जा है कि नहीं, किसी प्रकार का रेंट एग्रीमेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होंगी। नंबर 4 पे आएगा कि एग्रीमेंट जब हम करवाएंगे किसी रजिस्ट्री, मान लीजिए हमने ज़मीन खरीद ली, अब हम उसका रजिस्ट्री करवाते हैं। तो रजिस्ट्री करवाने से पहले एक हमें एग्रीमेंट बाउंड ज़रूर बनाना चाहिए। तो एग्रीमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर बनवाना चाहिए, चाहे आप रजिस्ट्री करवा रहे हो या ना करवा रहे हो, एक एग्रीमेंट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। तो एग्रीमेंट की कुछ शर्तें होती हैं जो एग्रीमेंट में आपको ज़रूर से ज़रूर लिखवानी चाहिए। तो एग्रीमेंट करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से प्लॉट लेते हैं, मान लीजिए आपने 20 लाख का प्लॉट लिया है और आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिए हैं, अभी आपके 10 लाख पेंडिंग है, तो आप उस एग्रीमेंट में 10 लाख रुपए का जिक्र करेंगे। और आप ये भी रखेंगे कि जो एग्रीमेंट की सारी शर्तें हैं वो उससे आप भी संतुष्ट हो और जो क्रेता विक्रेता है, आपका जो सेलर है, वो भी संतुष्ट हो। तो ये जितनी भी शर्तें होनी चाहिए वो आपको एग्रीमेंट पे लिखवा लेनी चाहिए। आप इतना पैसा इस डेट में देंगे, इतना पैसा आने वाले समय में देंगे। अगर किसी प्रकार का इस बीच विवाद होता है तो आप पैसा वापस लेने की अगर कुछ शर्तें हैं, जो आप टर्म और कंडीशन दोनों कंफर्टेबल हो, वो आप सारी चीज़ें एग्रीमेंट पे करवा लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सबसे ज़्यादा पॉइंट ज़रूरी होता है कि आपको एग्रीमेंट ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद होगा कि एग्रीमेंट जो होता है उसके साक्ष्य के तौर पर आप 5वें पॉइंट में ये रहेगा कि ज़मीन जब विवादित आपको पता चल जाएगी तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, एविडेंस रहेगा, साक्ष्य रहेगा कि आपने एग्रीमेंट में ये शर्तें करवाई थी। तो एग्रीमेंट जो मैंने शर्तें तो बता दी, ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि वो आपको एक एविडेंस के रूप में आपको आगे भविष्य में अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो वो आपके काम आने वाला है फ्रेंड, काम आने वाला है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तो ज़रूर करवाना। तो साक्ष्य के तौर पे आप सोचेंगे कैसे, हम मान लीजिए कि जो आपने ज़मीन ले ली उसकी रजिस्ट्री
आपने अभी नहीं करवाई है या करवाने जा रहे हैं तो एग्रीमेंट रहेगा। तो मान लीजिए अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है आपने तो जो पैसा लेके भागने वाला होगा तो आपके पास एग्रीमेंट रहेगा कि भाई हमने इसको 5 लाख 10 लाख दे दिया है। साथ में आप कोशिश रखिए कि आप जो पैसा सेलर को देंगे वो पैसा आप बैंक के थ्रू दीजिए ताकि आपके पास प्रूफ रहे। आप ऐसे कैश उठा के दे देंगे तो आपके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं रहेगा, कोई एविडेंस नहीं रहेगा कि आपने इतना पैसा इस व्यक्ति को दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि बहुत सारे सेलर होते हैं, भड़काने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सेलर से बोलते हैं भाई तुमने इतनी सस्ती ज़मीन बेच दी। तो सेलर क्या करता है कि बोलता है कि अब हमें ज़मीन नहीं देनी है आपको, आप अपना पैसा ले लीजिए, आपने इतना बयाने के रूप में दिया है, आप ले लीजिए, हमें ज़मीन वापस कर दीजिए। तो आप वो ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि आपके पास एक एग्रीमेंट रहेगा जिसमें उसने सारी शर्तें रखी होंगी कि अब आपसे आपकी ज़मीन होगी, अब इस ज़मीन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है। तो ये सारी शर्तें आपको एग्रीमेंट में साक्ष्य के तौर पर मिल जाएंगी। या विक्रेता कभी कभी होता है कि रजिस्ट्री कैंसिल करने की कोशिश करता है, दाखिल खारिज में आपत्ति लगाने की कोशिश करता है कि अब मैं ये ज़मीन नहीं बेचना चाहता हूँ। तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि आपने एग्रीमेंट करवाया है। ठीक है गाइस, नंबर 6 पे आपका बात करेंगे कि प्लॉट पर कब्जा कब लेना चाहिए। तो जब मान लीजिए कि आपने प्लॉट ले लिया, आपने बयाना दे दिया, आपने कुछ पैसा उसको दे दिया पहले, तो आप तुरंत मान लीजिए 5 लाख की आपने ज़मीन ली तो 2 लाख रुपए दे के आपको तुरंत कब्जा लेना चाहिए। कब लेने का बिल्कुल टाइम मत वो करिए, वेस्ट मत करिए। आप जैसे ही एग्रीमेंट करवाते हैं, जैसे ही 2 लाख रुपए देते हैं, वैसे ही आप तुरंत कब्जा लेने पहुंच जाइए। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि कब्जा लेने के लिए मैं इतनी जल्दी क्यों बोल रही हूँ। तो गाइस इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप मान लीजिए उस ज़मीन पे कब्जा करने जाएंगे, अगर किसी प्रकार की विवादित ज़मीन होगी, फ्रॉड वाली ज़मीन होगी, तो वहाँ पे 4 जन इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे, मान लीजिए उसने डबल रजिस्ट्री करवा रखी हो या फिर कोई मान लीजिए मकान ले रहे हैं तो उसने किराएदार से 10 साल का एग्रीमेंट करवा रखा है कि 10 साल तक आप इस मकान में रह सकते हैं और बाद में आपको बेच दें। तो इस तरह के जो फ्रॉड होंगे तो मान लीजिए आप जब कब्जा करने जाएंगे तो वो इंसान आ जाएगा कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, ये देखिए मेरे पास एक और मेरे पास रजिस्ट्री है इस ज़मीन की। तो आप जब कब्जा करने जाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये विवादित ज़मीन है। तो आप मान लीजिए आपने 5 लाख में खरीदा गाइस, फिर भी आपका 3 लाख डूबते डूबते बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए। तो अब नंबर 7 पे बात करेंगे कि आपको यदि आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्लॉट की ज़मीन पर SC/ST भूमि प्रतिबंध नियम लागू होता है कि नहीं। तो गाइस नंबर 7 पे मैं इसी बात की बात करूंगी। तो गाइस जो प्लॉट की ज़मीन होती है उस पर किसी प्रकार का SC/ST नियम लागू नहीं होता है। प्लॉट की ज़मीन को आराम से अनुसूचित वर्ग का जो व्यक्ति है, SC/ST वर्ग का जो व्यक्ति आराम से बेच सकता है। यह सिर्फ नियम जो लागू होता है वह कृषि की भूमि पर ही SC/ST नियम लागू होता है। तो ये नियम जो है वो उत्तर प्रदेश में ही कृषि की भूमि पर लागू होता है, प्लॉट की भूमि पर किसी प्रकार का SC/ST नियम लागू नहीं होता है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब ज़मीन विवादित होगी तो आपको कौन से दस्तावेज देखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जिससे आप फ्रॉड से बच सकें। तो ये कुछ 7 पॉइंट हैं जो आपको किसी प्रकार के फ्रॉड, ज़मीनी फ्रॉड से बचा सकेंगे। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाऊंगी जिससे आपको किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। मेरा लॉ करने का एक मेन कर्तव्य बनता है कि मैं आपको किसी प्रकार के क्राइम या फ्रॉड से बचाऊं। तो गाइज़ वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।